देखो, आपने एक चीज जो सुनी होगी, अगर नहीं पता तो ध्यान रखो थोड़ा सा। कोस्टल लाइन है, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं, हाँ हाँ उल्टा है। मैं वही तो पूछ रहा, ठीक है, कुछ लोगों ने हाँ भर लिया था, हाँ उल्टा है। कि अगर मैं बात करूंगा किसकी, बे ऑफ बंगाल की, तो मेरी कहा है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ठीक है, ठीक है। तो अपने कान वान खोल के रखा करो थोड़े से। तो देख कोस्टल लाइन है, तुम लोगों ने एक सुना होगा यूएन क्लोज, सुना है यूएन क्लोज, पॉलिटी वालों ने किसी ने सुना है यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, सुना है ऐसा कुछ? जिन्होंने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आईआर पढ़ेंगे, जब आईआर का आएगा तब हम डीपली करेंगे इस चीज को। एक रूल है, कन्वेंशन बना हुआ है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मल पहली बात सुन लो कि भाई पानी का बंटवारा किया हुआ है। पानी में भी क्या है, अगर किसी भी सरफेस से, कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल से पानी दूर का होगा, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल वाटर्स। अब बात यह है कि भाई जहां मुझे अपनी बाउंड्री दिख रही हो तो मेरा बॉर्डर हो जाए जमीन पे, लेकिन पानी में भी तो बॉर्डर होना चाहिए। कहां मैं इंटरनेशनल बॉर्डर मानूंगा? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके कोस्टल एरिया से 200, उसमें अलग अलग जोन और भी हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए हैं, ईईजेड वाले हो गए हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हो गया है, 20 नॉटिकल माइल, वो सब है। वो जब यूएन क्लोज के वो पढ़ोगे तब उसमें पता लग जाए। लेकिन एक मैं जो क्राइटेरिया बता रहा हूं वो ये है कि अगर 200 नॉटिकल माइल है तो उससे दूर अगर है तो कैसा होगा, इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी मर्जी है तो आप टैंक ले आओ, तोप ले आओ, लेकिन अभी किसी भी कंट्री के क्या है, ईईजेड में आओगे, 200 नॉटिकल माइल से अंदर आओगे तो आप उसकी कंट्री क्या लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पे आप फिशिंग वगैरह नहीं कर सकते। और कोई जैसे क्या है, डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर समझते हो, तोप वाहक जो होते हैं, शिप वगैरह होती है, ठीक है, उनको आप लेके नहीं आ सकते। अगर आप लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब यूएन क्लोज यूनिवर्सल है? नहीं, कन्वेंशन है तो यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसए, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम यूएन क्लोज को नहीं मानते, उनके ऊपर है। अब ट्रीटी, कन्वेंशन, ये सब चीज कैसे मानते, क्या मानते, हम आगे पढ़ेंगे। तो बात क्या है कि अगर हमारा 200 नॉटिकल माइल जो मैं बता रहा था, मान लो 200 नॉटिकल माइल हमारा यहां तक बनता है, ठीक है। अब श्रीलंका कुछ एरिया इसी में आ जाएगा पहले ही 200 नॉटिकल माइल से। वो अगर दो लोगों का आ गया तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस लाइन को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यूरोप में हो गया, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बैरन स्टेट हो गया है, बैरन वो हो गया है, बैरन सी हो गया है। वहां पे क्या है, वहां पे ऐसे बहुत सारी जगह, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वहां पे 200 नॉटिकल माइल मिलता ही नहीं है। उससे पहले क्या, दूसरी कंट्री से बॉर्डर टच हो जाता है, कोस्टल एरिया टच हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतना एरिया हम क्या करेंगे, इतने एरिया में हम फिशिंग विशिंग कर सकते हैं, इतना एरिया तुम्हारा होगा, इतना एरिया हमारा होगा, तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ऐसे इंडिया और यहाँ पे हो जाएगा, पाल्क बे में, हमारे यहाँ पे पाल्क बे है। तो बात क्या है कि इंडिया से बहुत सारे क्या जाते हैं, क्या जाते हैं, फिशरमैन, मछुआरे, ठीक है, फिशिंग करने के लिए जाएंगे। फिशर मछुआरे के साथ क्या, मछुआरे के साथ दो चीजें हैं। अगर मछुआरे जाएंगे और उनको वापस इधर कांटेक्ट करना है कोस्टल एरिया पे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, फोन के थ्रू। अगर आपको किसी से बात करनी तो आप किसी से कांटेक्ट कैसे करोगे, पास है तो चिल्ला के बोल दोगे कि ए सुन, हेलो, ये वो, ठीक है, इशारों से कर दोगे। लेकिन दूर है तो कैसे, फोन से कॉल करके। लेकिन फोन के लिए दिक्कत क्या है, मोबाइल फोन के लिए क्या है, टावर जरूरी है, टावर जरूरी है। तो अगर टावर कहां तक रहेगा, टावर लैंड में रहेगा। अगर आप सी में बहुत दूर तक चले गए तो टावर की रेंज गायब। अब ये मछुआरे किस पे होते हैं, मछुआरे लोकल जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो कई बार क्या होता था, कई बार ऐसे हो जाता था कि मछुआरे बहुत टाइम तक क्या रहेंगे, जैसे तूफान आ गया है, बहुत सारी और चीजें आ गई, तो लोग क्या रह जाते, फंसे रह जाते थे, ठीक है, फंसे। किस वजह से, क्योंकि क्या कई बार वो आ गया है, और कई बार ऐसे हुआ कि इनको पता नहीं लगा कि कहां, श्रीलंका की बॉर्डर में चले गए। आप लोगों ने सुना ना कि तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे श्रीलंका वालों ने सुने, छोड़े, न्यूज़पेपर में पढ़ाओ। या फिर हम यहाँ पे कच्छ में, यहाँ पे लगा रहे हो, कराची के इधर, गुजरात, गुजरात के इधर पाकिस्तान में, तो हमने सुना होगा कि इंडिया वालों ने पाकिस्तानी मछुआरे छोड़े, पाकिस्तान वालों ने इंडियन मछुआरों को छोड़ा। तो क्या करते हैं, कई बार आप दूसरे की बॉडी उसमें चले जाते हो, आ जाओ, टाइम से आकर बेटा।
तो इश्यू क्या था, नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अब हमें क्या पता लगेगा, हम सबके उसमें क्या लगा देंगे। अब हमने क्या बनाया, वही कल वाला सैटेलाइट, कौन सा, IRNSS रीजनल। तो उस रीजनल में हमारी सबके सब डिवाइसेस, सबके सब इंस्ट्रूमेंट, उनकी लोकेशन हम पता लगा सकते हैं। तीन चार चीजों की जरूरत होगी, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पूछ रहे हैं कुछ, ठीक है, एल्टीट्यूड एंड टाइम, चार चीजों की जरूरत होगी उनके हिसाब से। अब एक चीज है, अगर मुझे हमारी सैटेलाइट से कनेक्ट करना होगा तो मुझे किसी ना किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। आ जाओ, टाइम से आ जाओ, किसी ना किसी डिवाइस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं जीपीएस की बात करता हूं तो मेरे फोन में क्या है, इनबिल्ट जीपीएस आता है। मैं अपनी कार में बात करूं तो कार में भी इनबिल्ट जीपीएस आता है। तो सबसे पहले इंडिया क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा डिवाइस बनाना पड़ेगा, कोई भी डिवाइस, डिवाइस बोले या फिर कोई ऐसा छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा जो क्या हो, जो किसके साथ मिलकर काम करे, IRNSS के साथ मिलकर काम। और यही डिवाइस बाद में आपको कहां फिट करना है, कहां फिट करो, बोट में फिट करो, नाव में फिट करो। अब हर एक फोन में ऑलरेडी क्या आता है, जीपीएस आता है, जीपीएस आता है। आप अगर फोन में देखोगे तो आपको बायोडू भी मिलेगा। आप अगर MI का फोन देखोगे तो MI के फोन में क्या है, उन्होंने बायोडू कंपल्सरी कर रखा है। रेडमी के फोन में देखोगे बायोडू किसका है, चाइना का, तो उन्होंने बिल्ड कर रखा है। तो इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी ये कंपल्सरी कर दिया है। क्या कंपल्सरी कर दिया है कि फ्रॉम द ईयर 2025 के बाद में जितने भी नए फोन बनेंगे उन सब में क्या कंपल्सरी हो जाएगा, IRNS के लिए नाविक का क्या हो जाएगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लांट करना पड़ेगा, किसमें, सारे के सारे मोबाइल डिवाइसेस में। और पहला फोन ऐसा कौन सा था जिसमें नाविक आया था, कौन सा था, नहीं नहीं, बाहर फेंक दूंगा, क्लास नहीं करना, ये हंसना बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने गलत जवाब दिया जमी, हो सकता है उनके दिमाग कुछ हो, ये नहीं करना है, बाकी सब करो, ठीक है, बाकी खूब दांत फाड़ा करो, पर इस वक्त पे नहीं। वो था iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, ऐसे सवाल आते ही नहीं, पर मैं बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया था कि आप क्या करोगे ऐसे। और ये कंपलसरी क्यों किया, कंपलसरी क्यों किया है, कंपलसरी क्यों किया, क्योंकि अगर हमें ग्लोबल लेवल पे क्या करना है, चीजों को बढ़ाना है या फिर IRNS को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करने के लिए वहां पे यूजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे क्या है, अगर आप देखो, अगर आप किसी को अलग से डिवाइस बेचोगे या कुछ भी करोगे तो बहुत इंपॉसिबल सा है, नियर टू इम्पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई जितनी भी नई कंपनीज हैं, नई कंपनीज के जब नए फोन नए लॉन्च होंगे, पुराने में आप नहीं डाल सकते। या फिर किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप ये कर लो, नया डिवाइस ले, क्यों कोई नया डिवाइस लेगा जब उसको ऑलरेडी फैसिलिटी मिल रही है, अपनी गाड़ी में ऑलरेडी जीपीएस मिल रहा है। तो आप क्या करो, आप सब कंपनीज को ये कंपलसरी कर दो कि अब जो आप नए डिवाइस मैन्युफैक्चर करोगे उसमें कंपलसरी क्या होगा, छोटा सा ट्रांसमीटर किसका डला होगा या फिर छोटा सा डिवाइस किसका होगा, नाविक के लिए। अब इससे क्या हो, इससे दो चीजें हो जाएंगी। एक तो ऐसा माना जाता है कि फोन के रेट बढ़ जाएंगे, कुछ नई चीज ऐड हो रही तो फोन के रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा माना जाए कम से कम 5,000 रुपए ज्यादा हो जाएंगे। अब फिर सारी कंपनीज प्रॉब्लम कर रही हैं कि सर ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ दिक्कत है, अगर हमारे फोन महंगे हो गए तो चाइना वाले तो लगा नहीं रहे हैं इंस्ट्रूमेंट डिवाइस में, अगर चाइना वाले नहीं लगा रहे तो 5,000 सस्ता महंगा फोन कोई क्यों लेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, जितना अगर आपको ज्यादा लगेगा हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट बना के ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने बहुत सारी स्कीम चला रखी है। कौन सी, कौन सी, PIL की स्कीम्स है, सॉरी PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, जिसमें हम क्या करें, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी PLIs है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, PLIs। कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई हैं उन सब के लिए, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने क्या है, बहुत सारे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो हम उन कंपनीज को बोल देंगे कि आप चिप में क्या बनाओ, वो डिवाइसेस बनाओ जो क्या है नाविक इनेबल्ड होंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम उनको क्या करेंगे, कंपनीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, कुछ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आई है V2V, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी, ठीक है।
अब बहुत सारे टाइम पे क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी व्हीकल आते जाते क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है, वो टेक्नोलॉजी भी। अब उस टेक्नोलॉजी के लिए खर्चा है, वो जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो 5 से 7 हजार रुपए में आते हैं। अब नई गाड़ी में लगाओ, अब पुरानी गाड़ी में आप लगा नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सभी नई मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों को क्या कर दिया, फ्रॉम द 1 जुलाई 2026 से क्या करोगे, वो कर दिया कि आप नए सारे के सारे नए डिवाइसेस में क्या है, नई नई गाड़ियों में ये V2V टेक्नोलॉजी लेके आओ। अब प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट नई गाड़ियों के लिए सब्सिडी दे देगी कि आप उसको वो करो, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, किसी PLI के थ्रू हम उन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे। ठीक है चलो, अब कितने लोग ऐसे हैं जो PDF पढ़ के आए हैं, कितने लोग ऐसे जिन्होंने खोल के भी नहीं देखी, कोई बात नहीं, नहीं खोल के देखी कोई बात नहीं, खोल के देखी नहीं, खोल के देखी नहीं, खोल के देखी नहीं, खोल के देखी नहीं, खोल के देखी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो एटलीस्ट थैंक यू तुम्हारा, तुम कम से कम इतने ईमानदार तो हो। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ी है, पढ़ी है, ओके गुड, पढ़ी है, पढ़ी है, और नहीं पढ़ी, पढ़ी है, ओके चलो कोई बात नहीं। एक दिन और दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, पढ़ लेना। अब देखो, ठीक है, यहां पे एक लेक है थुम्बा करके, एक चर्च भी है, एक जगह है थुम्बा। थुम्बा में एक चर्च हुआ करता था, ठीक है, और उस चर्च में एक लेक भी थी, और यहां पे इंडिया ने पहला क्या बनाया, ट्रेल्स, थुम्बा इक्वेटोरियल रीजनल लॉन्चिंग स्टेशन। ठीक है, अब हाँ यस यस राइट, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सॉरी रॉकेट रीजनल, रॉकेट लॉन्चिंग ट्रेल्स के नाम से। ठीक है, हुआ क्या, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है, उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन भी कर रखा है। पहली बार वो गए थे वहां पे, जब वो वहां पे गए तो उन्होंने चर्च को क्या बोला, वो चर्च में गए और चर्च बोला कि हमें साइंस के लिए जगह चाहिए, और चर्च के जो पादरी थे, फादर थे, उन्होंने गांव की हेल्प की मदद से वो सारा का सारा चर्च क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैं इंडिया को ये इसलिए बोलता हूं कि वो अनेकताओं में एकता का देश है, इतनी विविधता के बावजूद भी क्या है, एकता है, और सब लोग मिलजुल के क्या है, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। कहते कितनी हैरानी की बात है, मैं एक साइंटिस्ट हूं जो अपने आप में क्या है, मुस्लिम हूं, और मैं हेल्प मांगने गया हूं किससे, चर्च में, जहां पे कौन है, ईसाई है, और ईसाई वो लोग हैं जो इस देश के सबसे क्या है, नाम मात्र के लोग हैं। और उस देश में जहां पे मैं मुस्लिम साइंटिस्ट जा रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, किसके कहने पे जा रहा हूं, एक हिंदू प्रधानमंत्री के कहने पे, मैं एक हिंदू प्रधानमंत्री कहने पे जा रहा हूं, मुसलमान, एंड देन उन्होंने डिस्टिफाई किया है कि भाई इतना बढ़िया मूवमेंट है और लोग इतनी ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, आपको ये चीज किसी और देश में देखने को। ठीक है, एक तो उन्होंने बात की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई छोटे से छोटा MLA MP है, अब उनके हेड कौन थे उस टाइम पे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, कहां से थे, गुजरात से, यहां से बैठा गुजरात, ये अपना केरला है, ये इंडिया का मैप है, लाइन नहीं लगी हुई है, इंडिया मैप ऐसा ही दिखता है, पता होगा इतना तो ठीक है, तो गुजरात के लोग थे। आज एक छोटा सा MLA MP बन जाए, ठीक है, वो क्या चाहेगा, अगर हाईवे जा रहा है तो कहां से जाए, या तो मेरे घर के आगे से, ठीक है, फैक्ट्री लग रही कहां लगे, मेरे आसपास मेरे खेत में लग जाए, ठीक है, कुछ भी बने सब कुछ कहां हो। तो विक्रम सारा, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट स्टिल क्या वो इतने महान थे कि उन्होंने केरला में कर लिया, होता तो गुजरात में बनवाते। ठीक है, क्यों, वाई तुम्बा,
यानी मुझे अगर कोई सैटेलाइट प्लेस करनी तो मैं कहां प्लेस करूंगा, यहां, या फिर जी ई ओ या फिर जी एस ओ। अगर मैं ये जगह चूज कर लेता तो मेरे साथ दो समस्याएं थी। पहली समस्या क्या, यहां से मुझे यहां पर पहुंचना पड़ेगा, यानी लंबी दूरी। अगर लंबी दूरी तो फ्यूल ज्यादा, और फ्यूल ज्यादा तो वेट ज्यादा, खर्चा ज्यादा, वेरी गुड, खर्चा ज्यादा, वेट ज्यादा, और वेट ज्यादा तो वेट ज्यादा, तो ज्यादा वेट होगा तो मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ज्यादा ताकत के लिए मुझे ज्यादा बड़ा इंजन, ज्यादा एनर्जी तो मैं फ्यूल से लगा दूं। और इन अगर सब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो पहला फायदा, इक्वेटर के पास दूरी कम होगी, यानी मैं क्या कर सकता हूं, कम फ्यूल में, टाइम से आया बेटा, कम फ्यूल में और कम पावरफुल इंजन में क्या है वहां तक, ठीक है, पहला फायदा दूरी का। दूसरा, अगर देखो अब ये ऐसा हुआ, मान लो वही बात, बेल्ट इक्वेटर, बेल्ट इक्वेटर, और इक्वेटर से कहां पे नेवल समझते हो, नेवल, बॉटम, बेली बटन, अब समझ में आ गया नेवल नहीं समझ। मान लो कि बेली बटन जो है मेरा वो क्या है, केरला या थुम्बा की जगह, और बेल्ट का लोकेशन इक्वेटर, इमेजिन। अब मुझे वहां से उड़ा के, और इक्वेटर पे 35,786, यहां पे मुझे एक सैटेलाइट को उड़ा के इधर पहुंचाना, ठीक है। अब दूसरा एक और चीज है, जब सैटेलाइट जाती है तो बहुत सारे इससे क्या करते हैं, स्टेजेस, स्टेजेस की चीजें टूटती, मतलब वापस आके जमीन पे गिरेंगी। अगर वो जमीन पे गिरेंगी तो ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां पे लोग नहीं रह रहे हो, अगर लोगों के ऊपर गिर गई तो तोबा तोबा, समस्या। तो अगर मेरा कोई इक्वेटर पे है, अब मेरी धरती कैसे घूम रही है, मान लो दिस इज माई नेवल बॉडी बेल्ट बटन, और यहां से यूं, क्या है इंडिया मैप, धरती यूं घूमेगी, धरती यूं घूमेगी। तो अगर मेरा कोई यहां से लॉन्च हो रहा है, यूं यूं जा रहा है और टूट के गिरा, तो कहां गिरेंगे, अगर मैंने यहां से किया है, ये मेरा पूरा पूरा एरिया क्या है, अरेबियन सी, तो अगर मैंने यहां पे भी इस तरफ भी ले सकता था, इस पॉइंट पे भी ले सकता था इधर, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे क्यों रखा, कि अगर मेरा ये उड़ के ऐसे जाएगा तो ये मेरा पोर्शन कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी ये उड़ा, धरती घूमी, ये आगे चला गया, यानी ये था धरती है, यहां से ये उड़ा, यू यहां से उड़ा, धरती पे आगे घूम गया। तो अगर मेरे जो भी पार्ट गिरेंगे दे विल फॉल हियर, कहां पे, अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो दो फायदे थे, पहला क्या, दूरी कम, दूरी कम रहेगी तो हम क्या है, लेस पावरफुल इंजन से कम फ्यूल में कोस्ट इफेक्टिव तरीके से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहां लॉन्च करना है, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटर पे लॉन्च करने वाले कहां आएंगे, इसलिए हमने किसको चूज किया, थुम्बाके को चूज किया, केरला को चूज किया, एक एक की बात है, ठीक है, केरला को चूज किया। और दूसरा, जब जो पार्ट्स बचेंगे, जो स्टेजेस का पार्ट बचेगा एक्स्ट्रा, वो कहां गिर जाएगा, अरेबियन, अरेबियन सी में। अब दूसरी चीज है ये यहां पर वाली, आंध्र प्रदेश, कौन सा, सतीश धवन, वेरी गुड, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी, 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 सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, कहां पे है, आंध्र प्रदेश। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक बात का पता है कि मेरा जीयू या जीएसओ में मैं क्या कर सकता हूं, फाइनाइट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि एक ही है, और एक ही मैं कितने सैटेलाइट वो कर लूंगा, और मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखी है, प्लेस भी कर रखी है, तो मैं मल्टीपल सैटेलाइट कहां लॉन्च कर सकता हूं, ये मेरे कौन से हैं, एंगल कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कम ज्यादा, ये मेरे सारे कौन से हैं, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस।
अब अगर मैं यहां से उड़ाऊंगा तो मैं यहां से लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन एक चीज और है, अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर धरती ऐसे चल रही है, ठीक है, और मुझे भी ऐसे ही चलना है, गो विद द फ्लो। देखो मेरा ऑर्बिट धरती ऐसे घूम रही है, घूम रही धरती ऐसे। अब मुझे क्या करना है, मेरा एक सैटेलाइट है जो मेरा एक रास्ता है जो इसी डायरेक्शन में जा रही है, यूं यूं ही आएंगे वो, आ जाओ जाओ, यूं ही आएंगे इसी डायरेक्शन। तो अगर मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं यहां से कोई उड़ाऊं एंड देन उसी डायरेक्शन में पहुंचाऊं। अब आप ये कहोगे कि सर पिछली बार अगर मैं यहां से उड़ाता हूं और मुझे मान लो मुझे यहां पहुंचाना है, मुझे किसी को कहां प्लेस करना है, एक सेकंड गाइस, मुझे यहां प्लेस करना है, मुझे यहां प्लेस करना हो सकता है, मुझे इस पे प्लेस करना हो सकता है, मुझे यहां प्लेस कर, यहां हो सकता है, यहां, या फिर यहां 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 यहां, ठीक है। तो आपने यहां प्रॉब्लम ये बताई थी कि जो हिस्से गिरेंगे वो मेरे किस तरफ गिरेंगे, इस तरफ, पीछे की तरफ आके गिरेंगे, पीछे की तरफ आके गिरेंगे। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्से यहां पे आके गिरे, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो अगर मेरे पास ये वाला रास्ता होता है, मुझे यहां प्लेस करना होता, तो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस कहां से, पहला डिस्टेंस वाला इश्यू कहां से कम पड़ेगा, श्रीहरिकोटा से। लेकिन एक बात ये भी हुआ है कि जब तक हम श्रीहरिकोटा पहुंचे तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो गई थी, इनहांस हो गई थी, कि हमारे पास अब क्या है, हमारे पास अब पीएसएलवी, हमारे पास अब क्या है, जीएसएलवी है, ठीक है, हमारे पास जीएसएलवी मार्क 3 है, वो क्या है, हाईली पावरफुल है, उनकी स्पीड क्या है, हाई। तो जो इतना फालतू का गैप है, तो हमारे मोस्टली कहां गिरते हैं, इसी एरिया में गिर के रह जाते हैं, कहां, बे ऑफ बंगाल। क्योंकि मुझे अर्थ के फ्लो के साथ ही मैं इसे उड़ा देता। तो पहले कहां था हमारा, थुम्बा में, अब कहां हो गया, श्रीहरिकोटा। तो जो अब की बार जो शेष पढ़ेंगे, जो स्टेजेस के जो पार्ट्स पढ़ेंगे, वो कहां आएंगे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। देखो ना यहां तक इन पे करना है मुझे, तो सारा सारा ये, ठीक है। समझ में आया क्यों चीजें चूज की, वाई वी चूज थुम्बा, वाई वी चूज श्रीहरिकोटा, ठीक है। कोई डाउट है, आगे बढ़े, ओके। अब मैं आता हूं, हाँ अब मैं वो खोल ओपन करता हूं। मिलेगा वो, ये रहा। देखो एक चीज और ऑन कैमरा में बोल रहा हूं, हमारे डियर पीएम जब भी कुछ होता है इसरो का कोई लॉन्चिंग होगा तब पहुंच जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट को पकड़ा पिछली बार जब क्या हुआ था, फेल हो गया चंद्रयान 2, साइंटिस्ट को पकड़ा, थपकी लगाई, थप 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 थप, कि नालायक तुझसे लॉन्चिंग नहीं हो, अच्छा। उसने कहा छोड़ दो मोदी जी छोड़ दो, थप 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 करके उन्होंने क्या किया, बेचारे को रुला दिया। साइंटिस्ट रोते कहां है, पर ठीक है कोई नहीं, अब कोई इतना बड़ा आदमी पीटेगा तो रोना आएगा, ठीक है। या फिर कभी अच्छा लॉन्चिंग हो गया तब क्या कर रहे, तब भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल होंगे तो उनकी तरफ से पहले क्या आएगा, डायरेक्टर का आएगा, मतलब जो है चेयरपर्सन है किसके, इसरो के, पहले वो बताएंगे, देन उसके बाद में वो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट और भी करते हैं, हर बार आते क्रेडिट ले जाते हैं। क्या ऐसा है, ऐसा है, जानबूझ के क्रेडिट खा रहे हैं, या फिर सच में ही उनका क्रेडिट है, हाँ हो सकता है तुम लोगों को लगता है जानबूझ के, कितने लोगों को लगता है जानबूझ के, कोई बात नहीं, कैमरे पे मैं हूं, तुम थोड़ी ना हाथ तो उठा सकते हो,
अच्छा, आपको लगता है कितने लोग, हाँ कोई बात नहीं, लगता है आपको भी? अरे हाथ उठाओ, कितने लोग लगता है जानबूझ के क्रेडिट खा रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं, तुम सच्चे वो हो कि तुम डरते नहीं हो किसी से। ओके, कितने लोग कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी सब लोग सर जेल हो जाएगी हमारी। चलो जोक्स अपार्ट, अगर मैं इसरो की बात करता हूं तो इसरो यहां स्टैंड करता है। इसरो कहां स्टैंड करता है? यहां स्टैंड। ठीक है, अब इसरो की बात मैं करूंगा तो इसरो किसके अंडर में आता है? दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? स्पेस कमीशन के अंडर। स्पेस कमीशन के अंडर। हुआ क्या था जब इनकोस्पार बना, ठीक है, इसरो से पहले 1962 में, ठीक है, कहां से? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अलग होकर जब बना था, देन इनकोस्पार की फॉर्मेशन हुई इन द ईयर ऑफ 1962। ठीक है, उसमें दो चीजें थी। उसमें क्या थी? दो चीजें थी। एक तो था स्पेस कमीशन बना, और दूसरा अलग हुआ इसरो। स्पेस कमीशन बेसिकली क्या है? कुछ हाई एलाइट मतलब हाई एलाइट इंटेलिजेंट लोगों का एक पार्ट है, जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव भी हैं और बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के वो भी हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोग हैं, वो सब मिल लोग के किसका पार्ट बनाते हैं? स्पेस कमीशन का। ठीक है, उसमें आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल्स भी मिलेंगे, आपको सेक्रेटरी लेवल के लोग भी मिलेंगे, सेक्रेटरी लेवल के हर लोग तरह के मिलेंगे। आपको फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे भी मिलेगा जिसको फॉरेन का एक्सपोजर है, इकोनॉमिक वाले मिलेंगे, फाइनेंस वाले मिलेंगे जिनको फंडिंग वगैरह देनी है, उनको फाइनेंस का एक्सपोजर है। ठीक है, और आपको हर एक डिपार्टमेंट से, आपको ट्राई से मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिनको एक्सपोजर है चीजों का, वो डिसाइड करें कि इतनी फंडिंग देनी है, इतनी फंडिंग नहीं देनी है, वो सब चीजें। एंड देन उसके साथ में क्या है? उसके साथ में क्या है? 1969 में क्या हो गया? ये अपने आप अलग में मिला, अलग हुए। 1962 तक क्या था? इनकोस्पार। और 1961 से पहले मैं अगर देखता हूं तो तब क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में था, डीएई के अंडर में था सब, एंड दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, 1969 में कौन बने? डॉक्टर विक्रम साराभाई बने इसरो के फर्स्ट चेयरपर्सन। और ये सब किसको आंसरेबल है? मतलब अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो डायरेक्टली आंसरेबल है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके साथ में मिलकर काम करता है? स्पेस कमीशन के अंदर साथ। और स्पेस कमीशन और ये दोनों किसको आंसरेबल है? दीज आर आंसरेबल टू पीएमओ। दीज आर आंसरेबल टू पीएमओ, पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड पीएमओ ऑफिस इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो डायरेक्ट किसके अंडर में आता है? पीएमओ ऑफिस के अंडर में आता है, ऑफिस ऑफ पीएम के अंडर में आता है। और ऑफिस का हेड कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मोदी जी ना चाहें या फिर कल कोई और कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है कि मैं वहां ना जाऊं, फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। बिकॉज दैट ऑफिस और दैट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज कम्स डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ पीएम एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो वो फोटोग्राफी के लिए नहीं जाते हैं, उनकी वो ड्यूटी है, उनकी वो ड्यूटी। ठीक है, ठीक है, समझ गए? कोई बात नहीं, हम कुछ लोगों को लग सकता है, तो मेरा काम क्या है? उन कंफ्यूजन्स को दूर करना। तो अब पता लग गया? ठीक, कितना क्लियर हो गया? एक मिनट, क्लीन डायरेक्ट एक से क्लियर। अब देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास दो तीन चीजें। पहले तुम ये देखो, इसके पैरेलल में, इसरो के पैरेलल में दो तीन चीजें हैं। एक तो इसरो की काउंसिल, ठीक है, और है इसरो के पैरेलल में इन स्पेस और एनएसएलआई एंड अंतरिक्ष। ठीक है, आगे पीछे भूल जाओ या फिर उसके अकॉर्डिंग भूल जाओ। एक चीज हुई 1990 में, 1991 में क्या हुआ? एलपीजी रिफॉर्म्स। चीजें क्या होगी? इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल गया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का, ठीक है, या प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटीकरण का दौर चल। सूरज टाइम से आया करो, ठीक है, उसका क्या हो गया? दौर चल गया। एंड उसके बाद में क्या? हर एक चीज प्राइवेट हो। पहले हम कैसे थे? पहले हमारा रुझान कहां था? पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा रुझान था, हम मिक्स इकोनॉमिक टाइप थे। लेकिन अब हम क्या हो गए? बिल्कुल प्राइवेट।
और इसरो कब से काम कर रहा है? 1969 से। काम तो 61 से कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट स्पेशल ब्रांच बनके कब से आया, स्पेशल बॉडी बनके? 69 से। 1999 में गवर्नमेंट को लगा कि भाई अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो इसरो के पास भी कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलके काम करे, प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलके क्या करे, काम करे। तो उन्होंने एक बॉडी बनाई इन द ईयर ऑफ 1992, दैट बॉडी इज नोन एज ACL, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वाली अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम क्या था? ज्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, वो आपको वो वाले जो PDF दे रखे उन सब में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ ऐसी कोई बात हो जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ज्यादा बड़े नोट्स मत बनाना, वहां पे लिखे हो कभी, ठीक है। तो अंतरिक्ष का काम क्या था? अंतरिक्ष का काम ये था कि ये कैसे प्राइवेट आर्म के जैसे काम करेगी। किसका? किसके साथ? इसरो के साथ मिलकर काम करे। अब उसके फायदे क्या थे? अब उसके फायदे क्या है? हम सबको एक बात का पता है कि अगर मैं प्रॉपर चैनल से गवर्नमेंट सेक्टर में जाता हूं तो मुझे इस विंडो से लेके उस विंडो से, उस विंडो से उस विंडो पे, उस विंडो से उस विंडो पे बार बार घुमाया जाएगा, एंड दैट विल बिकम वेरी लेंथी प्रोसेस। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, और दूसरी चीज एक ये हुई कि अगर कल को कोई कानूनी अड़चन हो जाती है, फिर कोई भी और दिक्कत हो जाती है, तो साइंटिस्ट थोड़ी ना हैंडल करेंगे उन चीजों को। तो उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट बॉडी एंटिटी में अंतरिक्ष बना। लेकिन हुआ क्या, जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। अब 2019 में ताई जी आई, मिस सीतारमण जी, उन्होंने बजट लॉन्च किया, और 2019 के बजट में उन्होंने क्या है, 2 नई बॉडी का अनाउंसमेंट किया। एंड वो 2 नई बॉडी थी NSIL, बजट 2019, NSLI, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और दूसरा था इन स्पेस, दूसरी थी इन स्पेस, ठीक है। कई जगह पे आपको इन स्पेस ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही चीज है, 2 बोर्ड। अब उन्होंने कहा कि क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई इसरो के साथ मिलकर कौन करेगा पैरेलली काम, इन स्पेस, और अंतरिक्ष के साथ मिलकर कौन करेगा काम, न्यू स्पेस इंडिया। उन्होंने कहा कि भाई हम 2014 से जब से गवर्नमेंट में आए हैं, हमने स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दिया, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया, बिजनेसेस को बढ़ावा दिया, और बहुत जगह बढ़ावा दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम डोमेस्टिक लेवल पे एक बॉडी बनाएंगे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू जगह पे, और वो बॉडी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करेगी, और वो बॉडी होगी इन स्पेस। कौन सी बॉडी होगी? इन स्पेस। लेकिन इन स्पेस इसरो की जगह नहीं लेगी, इसरो के अपने काम है, इसरो के अपने रोल है, इसरो के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ डीलिंग की बात होगी, मान लो कल को क्या है, कल को किसका नाम लो, कल को हाँ थैंक यू, कल को प्रवेश को ही लग जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक नई बॉडी बनानी है, और मैं क्या करूंगा, मैं अपने खुद का मतलब, मैंने देखा है कि भाई जियो वालों ने रिचार्ज बहुत महंगा कर दिया, मेरे पास 200 करोड़ है, मैं सीधा क्या करूंगा, अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करूंगा, ठीक है, 100 करोड़ की, ठीक है, 50 करोड़ की मार्केटिंग करूंगा, सिम बेचूंगा, नई कंपनी खोलूंगा। तो ये गया किसके पास, इसरो के पास। कहता जी सैटेलाइट है, तो उन्होंने कहा सैटेलाइट बना रखी है, कहता जी नहीं मैंने तो नहीं बना रखी, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, सैटेलाइट बना लो, प्रमोट कर दो, मेरी सैटेलाइट काम करनी चाहिए, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट इतना है, 5 साल का है, 5 साल तक मेरी सैटेलाइट ढंग से काम करनी चाहिए। तो इसरो ने कहा ठीक है जी, हमारा काम ही ये, हम बना देंगे। लेकिन वहां पे क्या, वहां पे दिक्कत ये कि इसरो के ऑलरेडी प्लान चल रहे हैं, इसरो के ऑलरेडी बजट चल रहे हैं, उनको गगनयान पे ध्यान देना, उनको वो देना है, तो ओवरबर्डन क्यों करेंगे। वो इसको क्या कह देंगे कि भाई हमारा ये प्लान है, आप क्या बोला, जब हमारा गगनयान लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आना। ये सोचा यार ये तो दिक्कत होगी। फिर क्या है, फिर किसी और कंपनी है, दिनकर की, चलो दिनकर का नाम लेते हैं, दिनकर की कंपनी है। दिनकर क्या है, दिनकर की प्राइवेट कंपनी है, वो क्या करती है, इसकी कंपनी है
दिनकर एरोस्पेस के नाम से, ठीक है। वो क्या करती है, वो सैटेलाइट बनाती है, ठीक है, लेकिन इसके पास खुद के लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये कह देगा कि यार मैं इसके पास चला जाता हूं। लेकिन अब क्या हुआ, अब दो केस हो सकते हैं, प्रवेश इसके पास जाए और इसको कह दे कि ये लो पैसे और ये करो। दो केस हो सकते हैं, या तो दिनकर इसको बना के दे दे या पैसे लेके भाग जाए, हो सकता है, मार्केट है, सॉरी टू से, मतलब हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। मेरा नाम ले लो यार, लेकिन दिनकर अच्छा है। अब इसने क्या किया, इसने दिनकर के पास रिजल्ट देखे कि दिनकर ने कितने प्रोजेक्ट, पास हिस्ट्री तो चेक सब लोग चेक करेंगे, चेक करेंगे, हम सब करते हैं, ठीक है। पहले फोन पे कोई हमें बोलता है कि अरे हाँ जस्ट मेरा दोस्त बन जाओ, या फिर मतलब बी माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट में क्या था, एवरीबॉडी चेक देयर पास्ट, तो इसने पास्ट चेक किया, पास्ट रिकॉर्ड क्या है दिनकर का, तो दिनकर ने पहले से क्या कर रखी है, 8 सैटेलाइट बना के दे रखी है, ठीक है, जिनमें से 4 कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, और एक और किसी 2 अलग अलग है। लेकिन ट्रस्ट कहां से आएगा, ट्रस्ट कहां से आएगा, रिस्क है। तो इसरो क्या कह रहा है, इसरो ये कह रहा है कि देखो मैं तो बहुत ओवर बर्डन हो रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं आपको लिंक कर दूंगा किनके थ्रू, इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू, डोमेस्टिक मार्केट्स में जो प्लेयर्स हैं उनके थ्रू, और आप क्या है, मैं ओवर बर्डन हूं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको काम करके देंगे, और ये सब किसके थ्रू होंगे, इन स्पेस के थ्रू। और इन स्पेस कैसे एक्ट करेगा, डोमेस्टिक मार्केट के लिए सिंगल एंड विंडो के लिए, डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स के लिए कैसे, एज ए सिंगल विंडो एंटिटी। आपको ये जरूरत नहीं है कि आपको इस खिड़की से दूसरी खिड़की पे जाना, ये इन स्पेस पे जाओ, वहां पे देखो ये कंपनीज हैं, लिस्टेड होंगे सब कुछ, एंड देन आप क्या करो, उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बना के, आपको ये नहीं करना, आपको यहां पे नहीं जाना कि मैंने, अब क्या है, जैसे दिनकर से गया, अब दिनकर तो सिर्फ सैटेलाइट बनाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, उसके बाद वो उसके पास गया, पंकज नाम है उनका, पंकज के पास गया, पंकज की कंपनी क्या करती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो इसे पंकज के पास जाना पड़ेगा, सैटेलाइट के पास जाना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, दिनकर ने बोल दिया मैंने तो बना के दे दिया, मेरी तो फैक्ट्री में रखा हुआ सामान, तुम ले जाओ उठा के, ठीक है। फिर ये कहां है, फिर ये किसी और के पास आया, ठीक है। मान लो सुदेश की कंपनी क्या करती है, सुदेश की कंपनी ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। अब ऐसा तो है नहीं मैं किसी ट्रक वाले को बोल दूंगा भाई मेरा रखा हुआ है उठा के ले जाओ, दैट्स नॉट हैपन, प्रिसाइज चीज है, थोड़ा बहुत छिटक गया कुछ हो गया तो दिक्कत, ठीक है। और इतना हैवी आइटम है मैं ऐसे नहीं भेज सकता किसी को, तो मैंने क्या है, मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और मेरी परेशान रहेगी, बहुत परेशानी रहेगी अलग। और आज के टाइम पे लोगों को पता लग जाता है कि मैं काम में फंसा हुआ हूं, तो क्या है, क्या है, हाँ पैसा ज्यादा लेंगे, या फिर मौका मिले तो कान काट लो, दैट इज द प्रिसाइज थिंग। इंडिया में जो होती है हमेशा यही होती है इंडिया में कि मौके लगने पे, ठीक है, जिसका मौका लगा वही तुरम खाए, ये हमने देखा है। कोरोना के टाइम में लोग अबीर बन गए, जिनके पास ऑलरेडी सिलेंडर्स रखे तो उन्होंने क्या किया, बहुत महंगे दामों पे बेचे हैं, मौके की बात है। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा प्रवेश का कॉस्ट बढ़ा देगा। हो सकता है डिले भी हो जाए, चीजें डिले हो जाएं, और फिर क्या है, अगर ये चीजें डिले हो जाएंगी तो मार्केट में, इसने बोला था कि मैं तो क्या है, मैं तो मेरे बर्थडे पे लॉन्च कर दूंगा नई सैटेलाइट, पता चला बर्थडे पे लॉन्च नहीं हुआ, कंपनी स्टार्ट होने से पहले क्या हो गया, और लगा अंबानी को कि मार्केट में नया प्लेयर आ रहा है, तो अंबानी ने क्या कर दिया, किसकी, सुदेश को पैसे खिला दिए, दिनकर को पैसे खिला दिए, दिस कैन ऑल्सो हैपन। मतलब ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो करेंगे, बट दिस कैन हैपन। फिर डिले हो गया, लोगों का जो पहले ट्रस्ट बनना था वो पहले ट्रस्ट बिगड़ गया। दीज आर ऑल एग्जांपल्स कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। देन तो ये सब प्रॉब्लम्स कौन हैंडल कर लेगा, कौन हैंडल कर लेगा, अब मान लो परवेश की सैटेलाइट ने लॉन्च कर दी, ठीक है। अब इसकी सैटेलाइट जाके स्टारलिंक से टकरा गई, चलो अब तो छोटा मैटर है, ये बड़ा मैटर है। इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च की, और इसरो की सैटेलाइट लॉन्च हो गई गलती से, मतलब वो जानबूझ के कौन सैटेलाइट गलती से जाके स्टारलिंक की सैटेलाइट के साथ टकरा गई, कुछ भी डेविएशन आया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, प्री साइज में कुछ भी दिक्कत आ गई, लॉन्चिंग के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कल को एलोन मस्क ने बोला मैं तो इसरो पे वो करूंगा केस, इसरो ने क्या बोला कि मेरी इतना डिस्ट्रॉय हुआ है, और मैं उसकी सैटेलाइट बनी थी कितनी
50 करोड़ रुपए की, लेकिन वो मांग रहा है 500 करोड़। अब इसरो के साइंटिस्ट थोड़े ना केस लड़ने जाएंगे, उनको तो पता भी नहीं उनका काम क्या है, स्पेस के फील्ड में काम करना। अब वो लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या है, अगर डोमेस्टिक लेवल पे कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, कोई लीगल क्लैश फंस गए, तो कौन हैंडल करेगा? इसरो दूर रहेगा, कौन कर लेगा? ठीक है, सेम यही काम एनएसआईएल के है। एनएसआईएल किसके साथ मिलकर काम करेगा? लेकिन ये कहां करेंगे? ग्लोबल लेवल पे एंड कमर्शियली, वाणिज्य रूप से। इनस्पेस कहां करेगा? डोमेस्टिक मार्केट से। इनस्पेस कहां काम कर रहा है? डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहा है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एंथरिक्स और वो आईएनएसएल कहां काम करेंगे? ग्लोबल लेवल पे एंड कमर्शियली पे, वाणिज्य रूप से, वैश्विक और वाणिज्य रूप से। क्लियर है? और जो लीगल जितने भी पचड़े होंगे क्या करेंगे उस लेवल पे? एनएसआईएल या अंतरिक्ष सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक सुनो, एनएसआईएल की स्थापना, अंतरिक्ष एनएसआईएल की जो स्थापना की गई है, दैट आर एक्ट एज ए प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2000। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि कंपनीज दो तरह की होती है, लिख लिया? इतना हो गया। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई कंपनी होती है दो तरह की होती है, एक तो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और दूसरी है प्राइवेट कंपनीज या फिर इंडिविजुअल एंटिटीज। इन दोनों में क्या फर्क है? अगर कोई भी कंपनी जिसमें हिस्सेदारी, कितनी हिस्सेदारी? 51% हिस्सेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, देन इट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर सरकारी कंपनी। कितनी हिस्सेदारी? 51%। ठीक है, और इसमें क्या है? 51% किसकी होगी? सिंगल इंडिविजुअल की, अकेले इंसान की, किसी एक आदमी। ठीक है, अच्छा कोई मुझे और चीज और बताओ। एक पार्ट और होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज। सुना है ऐसा कुछ? क्या होते हैं? एग्जांपल दे देता हूं, हमारा एनपीसीआईएल, ठीक है, जिसने यूपीआई बनाया है, वो क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में? क्या है फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? क्या होते हैं? बताओ बताओ बताओ, अरे कुछ गलत बताओ, क्या दिक्कत है? इतना क्यों घबरा के बैठते हो? ट्रस्ट होते हैं, ओके। ट्रस्ट एक अलग चीज है, मतलब क्या है बताओ? हाँ बोलो बोलो, पूरा बताओ। पब्लिक के ही है, ओके। कुछ और? इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है? नहीं होता है, ओके। निकिता, सोनिया, निशा, निशा नाम है आपका? निशा, शिवानी, आपका रेनू नाम है? सपना, हाँ। प्रवेश, सोशल वर्क अलग है। प्रवेश नहीं। संगीता, आप? पंकज नहीं। सूरज, अंशुल, बताओगे? इधर देखो सुदेश, इधर देखो, नहीं, हाँ वो आप बताओ बताओ
ओके, आप बताएंगे आजाद। चैरिटी करते, चैरिटी तो होगा, फिलंथ्रोपी अलग चीज। आप क्या नाम है, क्या है बताएंगे नेहा, आप बताएंगे क्या नाम है, लास्ट में बैठे हैं रितु, पता है। खुद पे ज्यादा फोकस करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कम दिन आए हो, ठीक है। ये पूरे 7-8 दिन क्लास लगा के बैठे हैं, आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है क्लास में। थोड़ी मेहनत करो, सही हो जाएगा चीजें, फिर दूसरी तरफ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर सब तुम्हारी तरफ देखेंगे, ठीक है। और नहीं देखो, सामने ध्यान दो। देखो सिंपल एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है पर तुमको समझ में आएगी। क्या होता है, आपकी एक दुकान है, एक आपकी शॉप, आपने क्या किया, उसमें कुछ सामान बेचा, और सामान बेच के जैसे जितना आपने सामान खरीदा, जितना आपने सामान बेच दिया, उन दोनों को मैनेज करोगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो आपके पास बचेगा वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। और जो आपके घर से लग गया वो क्या होगा, आपका लॉस। तो आपने क्या किया, आपने उस प्रॉफिट को उठाया, उस प्रॉफिट को निकाल लिया, उस प्रॉफिट से आपने क्या कर दिया, आपने बच्चों की फीस दे दी, आपने पार्टी कर ली, आपने और कुछ कर लिया, दैट इज द। लेकिन आप उस पैसे को, जितना पैसा है उस पैसे को दोबारा से क्या कर दो, वहीं पे इन्वेस्ट कर दो, और ये सर्कल हमेशा चलता रहे, ये सर्कल सिस्टम हमेशा चलता रहे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएंगे, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी उनसे, उनका मतलब ये नहीं है कि वो भलाई करेंगे, यस कोर्स वो भलाई कर सकते हैं, भलाई ना भी करें, लेकिन उनका मोटो क्या है, उनका मोटो ये, उनसे ये भी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा, ऑफ कोर्स दे मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन उनका प्रॉफिट बार बार क्या होता रहेगा, उन्हीं के काम में री इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर मैं प्रॉफिट को दूसरे काम में ले रहा हूं, अगर मैं अपने बच्चों की फीस भर रहा हूं, या फिर मैं पार्टी कर रहा हूं, घर का सामान खरीद रहा हूं अपनी दुकान से, तो मेरा वो प्रॉफिट है, उससे मैं दूसरे काम कर रहा हूं, लेकिन मैं उस प्रॉफिट को उठा के दोबारा से री इन्वेस्ट कर जा रहा हूं, जो भी आ रहा है, दैट इज माई नॉट प्रॉफिट। ठीक है, ये एक तरीका है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी कंपनीज एक्ट के थ्रू है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इन स्पेस और आईएनएस की स्थापना किसके अंडर में हुई थी, कौन से साल के बजट में लोकेट किया था, इन द ईयर ऑफ 2019 बजट, एंड देन पूछ रहे हो, पूछ रहे हो, एंड किसके अंडर में, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एनएसआईएल किसके साथ मिलकर काम करेगा, आईएनएसएल इसरो के साथ काम करेगा, इसरो के पैरेलल में काम करेगा, लेकिन इसरो के अंडर काम नहीं करेगा। ठीक है, और अंतरिक्ष और एनएसआईएल किसके अंडर में काम करेंगे, ग्लोबली काम करेंगे, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करेंगे। एक बात ध्यान रखनी है, ना तो इन स्पेस इसरो की जगह लेगा, ना ही एनएसआईएल अंतरिक्ष की जगह लेगा। एनएसआईएल जो इन स्पेस है वो इसरो की जगह नहीं लेगा, और एनएसआईएल है वो किसकी जगह नहीं लेगा, अंतरिक्ष की या फिर एसीएल की, वो दोनों उसके पैरेलल काम करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ऐसी चीजें क्यों बनाई जाती है। अब तुम्हें एक बात पता लग गया है कि अगर किसी कंपनी में मेरी अगर 51% हिस्सेदारी है, तो इनडायरेक्ट तौर से मालिक कौन हो गया, मैं, इनडायरेक्ट तौर पर। और इसके डिसीजन क्यों लेगा, सारी कंपनी के डिसीजन किसके अंडर होंगे, मेरे हाथ में, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। बहुत बार क्या होता है, तुम्हें एफडीआई सुना है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से क्या होता है, अब बहुत सारे सेक्टर्स में क्या हो गया है, अगर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में बाहर के देश से लोग या कंपनी क्या कर देते हैं, वहां पे पैसे लगा के उनके शेयर खरीद लेते। अब इनको क्या चुल मची है, ये ऐसा क्यों करते हैं। अब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास क्या है, बहुत सारा पैसा है। अमेरिका जैसे, अगर आज के टाइम पे आप अपने बैंक में पैसा रखोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अरे 7 तो एफडी का है, 7% तो एफडी का है, 3 से 4%, 5%, ठीक है, हद मार के आपको 5.5 मिल सकता है, वो भी तब जब आप सीनियर सिटीजन हो। तो आपको 3 से 4% क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, मिलता रहेगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप यूएसए में जाओगे तो वहां पे ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है, अगर आपने बैंक में पैसा प्लेस किया है तो ऐसा हो सकता है कि पैसा रखने का आपको देना पड़े, किसको, बैंक वालों को देना पड़े, वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट देते हैं, वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हो सकता है, मतलब ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, कुछ बैंक हो सकता है वहां पे देते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल केसेस में क्या है, तो लोग क्या करते हैं, अब जिन लोगों को पैसा कमाना है वो क्या करेंगे, वो एफडी करा लेते हैं,
लोग क्यों कहते हैं एफडी करा लो, एफडी करा लो? क्योंकि अगर नॉर्मल बैंक में आप अगर पैसा रखोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 से 4% इंटरेस्ट। एफडी में आपको कितना मिलता है? 7 से 7.5 तक, 7.25, 7.50। कई बार अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है, 8% मिल जाता है आपको एफडी में। फायदा है। तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या करते हैं, वो उन कंपनी, अब कोई कंपनी क्या करे, किसी कंपनी का ग्रोथ रेट 32% है, तो अगर आपने इसमें आज 100 रुपए लगाए तो 1 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे? अब ये तो रिस्क है, कम भी हो सकते हैं, ग्रोथ रेट कम हो जाए, बढ़ जाए, वो तो रिस्क है। तो वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बाहर के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उन कंट्रीज की कंपनीज में इंटरेस्ट करते। अब इंडिया की जीडीपी क्या है? 8% की ग्रोथ रेट, 7% की ग्रोथ रेट। तो यानी इंडिया में जो चीज है वो किस गति से बढ़ेगी? इतनी गति से बढ़ेगी मिनिमम। ऐसा हो सकता है बहुत सारी कंपनीज नेगेटिव में, बहुत सारी पॉजिटिव में हो, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी है? 7%, 8%। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, चाइना में हो गया, इंडिया में क्या है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसके थ्रू? एफडीआई के थ्रू। तो सेक्टर सेक्टर डिसाइड कर रखे। और बिल्कुल डिटेल में आप कहां पढ़ोगे ये चीजें? इकोनॉमी में पढ़ोगे, इकोनॉमी में सर पढ़ाएंगे आप लोगों को। और इसके वैसे 2 रूट होते हैं। कौन से रूट होते हैं? 2, दिल्ली रूट और बॉम्बे रूट। एफडीआई का मतलब ही वो है। हाँ, एक तो दिल्ली रूट बोलते हैं ऑटोमेटिक, दिल्ली बोलते हैं, एक बॉम्बे रूट बोलते हैं। दिल्ली रूट का मतलब नॉर्मल आमचाल की भाषा बोलते हैं। दिल्ली रूट का मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है, कि उन कंपनीज को, जैसे कुछ कंट्रीज फिक्स होती हैं, जैसे आप चाइना से नहीं ले सकते, चाइना से लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत सारी कंट्री है, बॉम्बे रूट का मतलब है आप डायरेक्ट अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप में वहां गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं, वहां से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लो, यूएसए से ले लो, सिंगापुर से ले लो, यूएई से ले लो। लेकिन अगर आप चाइना से इन्वेस्टमेंट लोगे तो देन व्हाट विल हैपन? आपको दिल्ली रूट के थ्रू आना पड़ेगा, आपको वहां पे गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिएगा, ठीक है। तो अब होता क्या, अब मान लो चाइना की किसी कंपनी को क्या लगा है, उनको ये लग रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया के इसरो को स्लो डाउन करना है या फिर इनके प्रोजेक्ट को रोकना है। और मैं क्या करूं इसरो में, ऐसा है नहीं पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे इसरो में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो मैंने कंपनी देखी, कौन सी कंपनी किसके साथ है, इसरो के साथ लिंक। तो मैंने उन कंपनी को बोल दिया, अब प्रवेश की कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, मैंने प्रवेश को बोला कि ये लो 600 करोड़ और इन्वेस्ट कर। अब मैं इसको ऐसा तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं कहां से हूं, चाइना से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तुम जैसे 100 लोग पकड़े, ठीक है, और अपने 500 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और सबके अकाउंट में उन पैसों को भेज दिया, एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे, और आपस में पैसे बंटते रहे, घूमते रहे पैसे। और कहां तक घूमते रहे, मल्टीपल टाइम्स घूमते रहे, ट्रांजेक्शन्स होती रही फर्जी, ठीक है। और लास्ट में सारे के सारे पैसे कहां चले गए, प्रवेश की कंपनी। लेकिन घूम के कैसे आए, अब कोई ढूंढने लगेगा तो उसको ढूंढने में बड़ा टाइम लगेगा। तुम घर से भाग गए, ठीक है, अब तुम भाग के डायरेक्ट तुमने क्या किया, अगर तुम एक जगह पे चले गए घर से बता के तो घर वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम क्या करोगे, तुम पहले दिल्ली जाओगे, वहां पे फोन ऑन करोगे, लोकेशन तुम्हारी बात चली, फिर तुम फोन ऑफ कर दोगे, ठीक है। तुम वापस आके घर के पास ही रहने लग गए, लेकिन एक दिन तुम फिर दोबारा गए चंडीगढ़, दिन में घूमने निकले, चंडीगढ़ गए, वहां पे तुमने फोन ऑन किया, वहां पे फिर ऑफ आके तुम क्या कर गए, घर आके फिर रहने लग गए। घर वाले पहले दिल्ली ढूंढ रहे हैं, 10 दिन बाद फिर तुम्हें चंडीगढ़ ढूंढ रहे हैं, तो हैपन। और तुम्हारा मजे से ले लो मौज, ठीक है, तो विल हैपन। तो तुम क्या कर रहे हो, मेन मोटिव क्या, तुमने क्या कर दिया, डिविएट कर दिया। और ऐसी कंपनीज क्या कहलाएंगी, शेल कंपनीज या फिर बोगस कंपनीज, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में क्या हो, कुछ टाइम के बाद में मैं 30, 40 या फिर 70, 80 कंपनीज को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, सबके रिकॉर्ड खत्म, पैसा ट्रेस कर लो कहां से करो। अब मेरा पैसा कहां गया है, प्रवेश के पास, मैं उससे शेयर ही लूंगा, मैं उससे, पर मेरा कंपनी में क्या करूंगा, दबदबा बना के रखूंगा। और अगर प्रवेश डायरेक्ट इसरो को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस दे रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, मैं प्रवेश को कह दूंगा अभी नहीं बनाना है, तो मेरा गगनयान क्या हो जाएगा, अगर मुझे गगनयान के लिए मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स दे रहा है तो मैं उसको डिले करता रहूंगा, मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, मत दे मत दे मत दे। तो ये दे सकता है, नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही इसे देगा मैं सारा पैसा निकाल लूंगा और ये क्या हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो माई हैंड इज इन होज थ्रोट, अगर तूने थोड़ा सा हो गया मैं तेरी मुंडी दबा दूंगा। दैट्स अ फ्रेज इन इंग्लिश, नॉट लिटरली वर्ड। तो देन फिर क्या होगा, फिर सारे के सारे प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे।
और दूसरा चीज, अगर मैं डायरेक्ट, एक तो ये तरीका है, अगर मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट कहां है, इसरो के सेट में है, इसरो के डाटा सेंटर्स में है, और मैं डायरेक्ट जाके वहां काम कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां उन चीजों को हैक भी कर सकता हूं। तो मुझे क्या होता है, मुझे ऐसी चीजों से बचने के लिए व्हाट आई नीड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, आई नीड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो एक फायदा जो आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो ये है कि इन स्पेस और एनएसआईएल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये लिख लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन स्पेस और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यानी ये डायरेक्ट किसको, फॉरेन की कंपनीज को या फिर एनिमी कंट्री की कंपनीज को क्या नहीं करने देंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने देंगे, जिससे बहुत सारे खतरों से इसरो बचा रहेगा, इसरो के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का काम करेंगे, लेयर ऑफ प्रोटोकॉल का टाइप करेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे काम करेंगे, और ये आपको काम आता है मतलब उस टाइम पे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताता है। ये आप मेंस में लिख सकते हो, ये आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे बता सकते हो कि मुझे कैसे करेंगे, ये मुझे एज ए प्रोटेक्शन का काम। ठीक है, अच्छा अब आओ वापस उधर ही। देखो ये रहा मेरा PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ये मेरी वैसी इनको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल बता देता हूं, पढ़ोगे तो इजीली हो जाए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ऐसे कि मुझे कोई भी फिजिकल कंपोनेंट बनाने हैं। दो चीजें होती है, तो फिजिकल एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को मैं छू सकता हूं, सॉफ्टवेयर को मैं नहीं छू सकता। ठीक है, तो मेरे जितने भी हार्ड कंपोनेंट है, जितने मेरे क्या है फिजिकल कंपोनेंट्स है, वो कहां पे बनते हैं, मेरी PRL में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, दूसरा मेरा है NARL, ठीक है, जो है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, मुझे लॉन्च करते टाइम मुझे ये देखना पड़ता है कि भाई कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, क्या बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, मौसम साफ है नहीं है। ठीक है, कितना एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, कितना एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन है। अगर मैं इस उड़ाऊंगा इस जगह से तो मेरा इतना प्रेशर रहेगा, इतनी हाइट पे जाने के बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो जाएगा। ये सब चीजें, इन सब की कैलकुलेशन कौन करता है, NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। कितना फ्रिक्शन रहेगा, कितना प्रेशर रहेगा, सब चीजें एटमॉस्फेयर में, कितने चेंजेस आएंगे, कैसा मौसम रहेगा, कैसा क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितने हीट से जाए तो मेरा उसका रॉकेट का टेम्परेचर क्या रहेगा। मैं ऊपर मैंने भेज दिया, बहुत हैवी मात्रा में क्या स्टॉर्म आ गया, बहुत तेज हवाएं चलने की, जेट स्ट्रीम्स भी हैं, ऊपर पढ़ोगे ज्योग्राफी में, मत घबराओगे क्या जेट स्ट्रीम है। ठीक है, वो मेरी क्या है, वो मुझे जाना इधर था लेकिन हैवी उससे प्रेशर की वजह से हल्का डिविएट कर दिया, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। वो सब कैलकुलेशन कौन कर रहा है, NARL। नेक्स्ट है मेरा NESEC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स। ये क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या था, अब इसको समझने के लिए एक चीज समझो। कितने सारे लोग ऐसे जो पहाड़ों में गए, प्लीज ढोसे की पहाड़ी पे नहीं, ठीक है, गए कहां तक, मुझे बताओ कि ऐसा कोई है जो मनाली के अराउंड तक गया, मनाली से ऊपर गया हो, मनाली से ऊपर। ठीक है, ओके, मसूरी, ओके ठीक है, मसूरी, देहरादून। चल, हम एक चीज फिनोमेना करते हैं कि पहाड़ के इस तरफ रेंज है, पहाड़ की उस तरफ, वहां पे क्या है, अगर देखो मान लो अब इसको ऐसे समझो, ये मेरा पहाड़ और मेरा टावर यहां लगाओ, या फिर मेरा टावर यहां लगाओ। जब पहाड़ पे चढ़ रहा हूं तो ऐसे घूम घूम के चढ़ रहा हूं, तो मेरा इधर रेंज होगा। जब मैं इधर आऊंगा इधर रेंज नहीं होगा, इधर आऊंगा इधर रेंज नहीं होगा, इधर आऊंगा इधर रेंज नहीं होगा। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे सैकड़ों टावर लगाने पड़ेंगे, तो कंपनी का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा और क्या है, दूसरा स्टार्टिंग के टाइम पे हम नॉर्मल एरियाज में क्या कर सकते थे, टीवी, अब तो टावर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन आज से 40 साल पहले टीवी बहुत इंपॉसिबल था। 20 ईयर्स पहले टीवी की पेनिट्रेशन बहुत था। तो मुझे क्या था, मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ, और मेरा नॉर्थ सिस्टम क्या है, मोस्टली हिली एरिया। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर मुझे पेनिट्रेशन बढ़ाना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का, या फिर बाकी सब चीजों का, टीवी का, इंटरनेट का, लैंडलाइन, मोबाइल फोन का, मोबाइल तो भी आए, लैंडलाइन का,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई जो क्या करेगी। अब मुझे क्या है, मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक सैटेलाइट रख दी, तो मेरी इधर भी रेंज आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, अगर मैं सैटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करूं। लेकिन टावर है तो यहां आएगी, इस एरिया में रेंज यहां नहीं आएगी, समझ रहे हो, तो उससे पॉसिबल कर सकता। तो नॉर्थ ईस्टर्न के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, बाकी सब चीजें, तो हमने क्या एक नई बॉडी बनाई, और ये सारी की सारी बॉडी किसके अंडर है, इसरो के अंडर काम करती है, दैट इज NESAC, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर मेरा ये है SCL, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। अब मेरे वहां पे बहुत सारे रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स में, सैटेलाइट्स में, क्या लगे, सेमीकंडक्टर लगे। सेमीकंडक्टर जिनको नहीं पता है, वो चिप होती है जो नॉर्मल देखते हो, वो हरी वाली पट्टी होती है, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक रखे होते हैं। ठीक है, जिनको PNPN डायोड पता है, NPN पता है, वो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल आम चौल की भाषा में यही है। तुम इतना भी लिखोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें डीपली में नहीं जाना कि हाउ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैसे क्या होती है, समझ लो इतना कितना है। ठीक है, तो वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, SCL में। अब ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, डेडिकेटेड बना दिया कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, कोई भी तुम्हारा काम आएगा हम तुमको बोल देंगे कि भाई हमें ये चीज चाहिए। अगर आप एक ही जगह सब कुछ बनाओगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, पोस्ट पोस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने SCL कहां बनाई, चंडीगढ़ में बनाया उन्होंने। देन हमारे पास क्या है, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इन लोगों को डॉक्टर विक्रम साराभाई और इनके बाद में डॉक्टर अब्दुल कलाम आए, इनको ये बात महसूस हुई कि भाई इंडिया में पोटेंशियल है, लेकिन आने वाली यंग जनरेशन्स को अगर पढ़ना होगा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो कहां करोगे, क्योंकि सब लोग स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे। या तो यूपीएससी की तैयारी करो, और यूपीएससी की तैयारी करो तो उसमें भी क्या एक छोटा सा टॉपिक है, वहां पे भी मास्टर ये बोल देगा कि सेमीकंडक्टर का नहीं पता, बस इतना करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई करनी है तो कुछ ना कुछ कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ IIT बनाने पड़ेंगे, AIM के जैसे इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे। अब IIT के तो अपना अलग है, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बनाए, और डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट कहां बनाए इन्होंने, त्रिवेंद्रपुरम में। और ये एशिया का पहला था, एशिया का पहला इंस्टीट्यूट था जो क्या था, स्पेस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था फॉर द इनकमिंग जनरेशन। त्रिवेंद्रपुरम में, केरला में, IIST के नाम से। ठीक है, हमारे पास फिर VSA है, ये सार है, और IIRS, लियो, स्ट्रेक्ट, MCU, ये आप लोग पढ़ना कल आके। ठीक है, प्रपल्शन सिस्टम है, जैसे ये देख लो IPRC। ठीक है, जो मेरा है इसरो प्रपल्शन क्या है, रिसर्च होगा नहीं, यहीं पे फुल फॉर्म इसकी होगी, हाँ कॉम्प्लेक्स। ठीक, प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स। अब प्रपल्शन क्या है, देखो दो चीजें हैं, एक तो मैंने बोला था प्रोपेलेंट, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और दूसरा है प्रपल्शन। ठीक है, कल को ये मत लिख लेना कि सर जो सारे के सारे फ्यूल व्यूल बनता है प्रपल्शन, ये किसकी बात करता है, ये फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर की, और ये प्रपल्शन की बात करता है IPRC। यानी अगर कोई भी जो इंजन है या लॉन्चिंग व्हीकल है, कितना फोर्स प्रपल्शन जनरेट करेगा, कितना इनर्शिया जनरेट करेगा, वो सब यहां पे होगा। तो ध्यान रखना, वर्ड में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ पहले हुआ है, बच्चों ने आगे बोला कि सर ये प्रपल्शन और तो मैंने जो बोला था वो प्रोपेलेंट है और ये प्रपल्शन है। ठीक है, तो इनके सारे नोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 और हैं, 4 नहीं 3 और हैं। ठीक है, इनके अलावा जो नोट्स दिए हैं उनमें 13-14 हैं, पढ़ लेना, कुछ नहीं आए तो मैं बता दूंगा। और उसके बाद में 3 और हैं, वो हम पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में जब पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 जब। अब मुझे बताओ किसी का कोई डाउट है तो। यहां SCL, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, वो क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना, आपने लैपटॉप वगैरह देखे हैं, उनके अंदर एक तो वो होता है मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड वो कैसा होता है, वो हरे रंग की एक पट्टी सी होती है, उस पट्टी पे बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के, और उनमें बहुत सारी वो होती हैं, पैर से होते हैं, जो उनकी पिन होती हैं, बहुत सारी पिन होंगी, ऊपर से ब्लैक होंगे, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, वो उन सेमीकंडक्टर, अब ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, सेमीकंडक्टर्स होंगे, अलग अलग प्रोसेसर्स होंगे, माइक्रोचिप्स होंगी,
उनके पार्ट में, वो माइक्रोचिप्स कहाँ, जो इंजन में सैटेलाइट में लगेंगी, वो सब कहाँ बनेंगी, वो सब बनेंगी SCL में, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। और कहाँ लोकेटेड है, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो मतलब वो है, वो मैंने जो एग्जांपल दिया कि वैसे माइक्रो प्रोसेसर होंगे, दिखने में वैसे दिखेंगे, चिप्स होंगी, माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स का टाइप होंगे। ठीक है, और कुछ? यस निखिल। नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है, मेरा पहला पहला तो बात ये है कि मेरा मुद्दा, हाँ इकोनॉमिक्स में आता है। अगर मैं ये बता के छोड़ देता तुम खक मारते रहते। इकोनॉमिक्स वाले सर तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे उसके बारे में। मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया कि ऐसी चीज है कि आप उसका, आपका मेन मोटो क्या है, इन्वेस्ट कमाना नहीं है या प्रॉफिट बनाना नहीं, आपका मुद्दा क्या है कि आपका प्रॉफिट बन भी गया तो सारा का सारा प्रॉफिट आप दोबारा उसमें री इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मैं मेरी शॉप में क्या कर रहा हूं, मेरी शॉप में मैं ये कर रहा हूं कि मेरा जो प्रॉफिट आया मैं उस प्रॉफिट को अपने बच्चों की फीस में यूज कर सकता हूं, मैं घर का खाना पीना संभाल सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं सारा का सारा अपनी शॉप का जितना फायदा हो दोबारा से उसमें लगा दूं, दोबारा से उसमें लगाता रहूं, दोबारा उसमें लगाता रहूं। ठीक है, और मैं क्या करूं, अब मेरा मोटो ये हो सकता है कि मैं किसी स्पेशल काम के लिए उसको रखूं। ऐसा हो सकता है कि मैं क्या करूं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा ना कि मतलब चैरिटी का काम समझ लो। चैरिटी में क्या होता है, चैरिटी का मतलब ये कि आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, लेकिन चैरिटी में आप प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं आता है। चैरिटी में आप भलाई का काम करोगे, आप लोगों से डोनेशन लोगे, ये करोगे, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई डोनेशन वोनेशन का कंसेप्ट नहीं है। आपकी वो कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन उस प्रॉफिट को आप दोबारा इन्वेस्टमेंट कर, हो सकता है आपकी कंपनी से प्रॉफिट भी ना आए, लेकिन आप क्या है, जितना भी आएगा उसको दोबारा इन्वेस्ट करते रहोगे। और अगर प्रॉफिट आ गया तो उस प्रॉफिट को आप कहीं और नहीं लगा सकते, आप उसको बेहतर बनाने में वही इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी, आपको चीजें मिलेंगी, वो सब बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन आपका मोटो क्या रहेगा, आपका मोटो ये रहेगा, आपका मोटो प्रॉफिट करना नहीं है। आपको एक काम दे दिया गया है, आप उसको काम को बेहतर करते रहेंगे। मे भी आपको प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हो भी गया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लॉस में जा रहे हो तब भी कोई बात नहीं। नहीं गवर्नमेंट ही करती है मैक्सिमम। नहीं एनपीसीएल देख लो, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई बनाया है, नॉट प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है। देखो अगर इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल ऐसे काम इंडिविजुअल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे काम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल जब होता है, इंडिविजुअल में क्या है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जैसे जिसके पास अपार मात्रा में पैसा है, उनकी तो बात अलग है, लेकिन बेसिक इंसान का बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आज के टाइम में मैं भी कोई कंपनी बना, मैं कुछ करूंगा तो मेरा सारा कंसेप्ट प्रॉफिट पे रहेगा, क्योंकि मैं अपना इतना टाइम, हार्ड वर्क, लेबर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या, मुझे प्रॉफिट चाहिए। एक और एग्जांपल भी है, जैसे बहुत सारे, कई बार जैसे क्या होता है, कई बार जैसे इनका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स क्या करते हैं, बिल गेट्स और मिलिंडा ने अपना फाउंडेशन बना रखा है। वो फाउंडेशन भी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। वो उनकी बहुत सारी ब्रांचेज है, उनकी एक ब्रांचेज क्या करती है, अफ्रीकन कंट्रीज में जाके, जैसे जो मलेरिया वगैरह या फिर जो क्या है मॉस्किटो बाइट से होने वाले, मॉस्किटो बाइट से होने वाले जितनी बीमारी, चाहे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया है, ये सब इन्फ्लुएंजा हो गया है, इंसेफेलाइटिस हो गया है, इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं, फंडिंग देते हैं। तो उन्होंने पैसे दे दिए। अब हो सकता है कि उन्होंने कुछ दवाई के लिए रिसर्च की, वहां से प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट को वो ये नहीं कि अपने में ले लेंगे, वो उसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो प्रॉफिट, वो क्या, लोगों की भलाई करते रहे, भलाई करते रहे, सॉरी, और उनके पैसे खत्म हो जाए, तो दोबारा क्या है, बिल गेट्स अपने फंड से वापस उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। उसका मोटो इन्वेस्टमेंट, उसका मोटो प्रॉफिट बनाना नहीं है, उसका मोटो क्या है, वेलफेयर, उसका मोटो वेलफेयर भी नहीं है। हो सकता है वेलफेयर हो, लेकिन उसका मेन मोटो क्या है कि उसका काम सिंगल एक काम करना है। अब वो यूपीआई के जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बेहतर बनाना हो सकता है, या बिल या मिलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के जैसे लोगों की भलाई करना हो सकता है। उसका एक मोटो रहेगा स्पेसिफिक, वो मोटो कुछ भी हो सकता है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, अब चलो मैं बात बोल ही देता हूं, कोई नहीं, ऐसा होता ही है, ऐसा क्यों घबराना। कई बार क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप इसलिए भी बनाते हो, प्राइवेट एंटिटी जो बनाएगी, कि आप अपना इलीगल या फिर वैसा पैसा डोनेट कर सको उनकी ऑर्गेनाइजेशन। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी काम हो सकता है, ब्लैक मनी को भी वाइट करने के लिए काम हो सकता है, क्योंकि डोनेशन के मामले में आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम में सबसे बढ़िया धंधा क्या है, अगर तुम्हारे पास आज के टाइम पे 20 लाख रुपए हैं,
20 लाख रुपए हैं, तो उन 20 लाख रुपयों से तुम एक साल में 2 करोड़ रुपए ब्लैक से व्हाइट कर सकते हो। पूछो कैसे? सुनो, सबसे पहले गौशाला खोलो, गाय लेके आओ, नहीं है तो कहीं से पकड़ लाओ, बहुत घूमती है गाय, हमारी माता है, हमारा भला करेगी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, 2,000 से नीचे का सामान खरीदो। अब तुम 152 से जाते हो, बिल्कुल उसके साइड में वो है गौशाला, कहां पे, दादरी से मेहंदगढ़ के बीच में। देखना कभी अगर गए हो, नहीं गए हो देखना। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वहां पे एक आदमी पर्ची लेके खड़ा रहता है, गौशाला है, चैरिटी के लिए काम है, वहां पे पर्ची लेके तुम पर्ची काटो दुनिया भर की। ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा जो डोनेशन देके गया था कौन था, हमें नहीं पता जी, 5,000 की दे गया, 500 की दे गया, 200 की दे गया, जितनी मर्जी तुम्हारी मर्जी आ रही है, पैसा किसी ने दिया हो नहीं दिया हो, किसी बड़े लोग से पैसे लोगे आप, उसके ब्लैक में इनवाइट करनी है, कमीशन पे चलो कि भाई सिंपल बात है 20% कमीशन मैं दूंगा, उससे पैसे लो, 2 करोड़ के 20% कितना, 40 लाख। ठीक है, अब पहला क्या करोगे, पहले तुम डोनेशन के नाम पे पर्चियां काटो, कितनी पर्ची काट सकते हो, कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट कोई भी ऑडिटिंग नहीं करेगी, गवर्नमेंट कोई भी ऑडिटिंग नहीं करेगी। घर का वेटरनरी सर्जन रखो। ठीक है, हर महीने तुम विजिट करने आओगे, इतने इंजेक्शन लगाओ चाहिए मत लगाओ, बिल बना के दो, हमारी गाय बीमार हो गई थी, चारा खरीद रहे हो, फीडर खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, क्या करो, क्या करो, 2,000 से नीचे का खरीदो, 2,000 से ऊपर खरीदोगे तो इनकम टैक्स वाले इश्यू करेंगे, 2,000 से नीचे का बिल बनवाओ, लगाओ, खरीदाओ चाहे नहीं खरीदाओ। फिर तुम्हारी गायें दूध देती हो नहीं देती हो, फैक्ट्री खरीदो, फैक्ट्री बनाओ, दूध बेचो, सब किस में, कैश में। ठीक है, वो बनाओ क्या, दूध के बाय प्रोडक्ट्स बनाओ सारे, दही वो सब कुछ बना के बेचो, बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो, लेकिन कागज पे बिक रहा है, एक साल में मिनिमम तुम 2 करोड़ कर सकते हो, और कोई नहीं कह सकता तुम्हें, बिकॉज तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो वो है दैट इज फॉर द चैरिटी। अगर कोई ज्यादा दिक्कत लगाए, ठीक है, हमारे अपने एरिया के एमएलए एमपी को बुलाओ, बढ़िया फोटो खिंचवाओ, बढ़िया वेबसाइट बनाओ, ऑनलाइन रखो क्यूआर कोड। ठीक है, इंस्टाग्राम को पैसे दो भर भर के, फेसबुक को पैसे दो भर भर के, एंड देन क्या करो, प्रमोट करो कि गाय हमारी, मतलब ये है कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वो देखते हो तुम इंस्टाग्राम पे फोटोज, पैसा पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन ऑन पेपर तो आ रहा है। तुम किसी से 2 करोड़ ले रहे हो, कितने ले रहे हो, पैसा कभी कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो वो चैरिटी, अब तुम देखो ना चैरिटेबल काम को कितना गंदे तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है, चैरिटेबल काम है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है वो, अब मैं उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर नहीं करा सकता गौशाला को, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है, मैं उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के रूप में काम करा सकता हूं। ठीक है, और बाकी और घपले करने तो इकोनॉमी वाले से पूछना, अगर मेरे जैसे होंगे तो बता देंगे कि हाउ यू मेक मनी। ठीक है किसी के पास 20 लाख रुपए, 10 हो, मिलके करते बिजनेस है, कोई बात, गॉट इट निकल, ठीक। अच्छा, और किसी को कुछ डाउट है? प्रोपल्शन, जो प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट जो होता है वो है मेरा फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, जो मैं डालता हूं, जैसे HTPB, UDMH प्लस N2O4, वो मेरे सारे क्या है, प्रोपेलेंट्स है। प्रपल्शन का होता है एक तरह का मेरा फोर्स या थर्स्ट, उसको बोलते हैं कि मेरा इंजन कितना दबाव लगाएगा, कितना जनरेट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, वो जो एनर्जी लगी वो होता है प्रपल्शन में का पार्ट। ठीक है, बल का तो रूप होता है प्रपल्शन। हाँ, किसी का और कुछ? चलो ठीक, आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, अब ये देखो, इसका मैं भेज दूंगा तुम्हें अनुवाद, डोंट रो। अब एक बार पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूं पहला पॉइंट। ये हम बात कर रहे हैं ड्राफ्ट मतलब स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020 की। 2020 में इसी टाइम में यही हो सकते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020 में पॉलिसी आई थी, 2020 में ड्राफ्ट किया था। उसका पहला पॉइंट क्या है? उसका पहला पॉइंट ये है, प्राइवेट प्लेयर्स कैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन। अब देखो कौन सी है, स्पेस बेस्ड है। अब कम्युनिकेशन किसकी बात है? कम्युनिकेशन संचार, यानी इंटरनेट, कॉलिंग फैसिलिटी और वाईफाई, वाईफाई, ठीक है। ये और कैसा? स्पेस बेस्ड, यानी मेरे स्पेस में सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि मेरा टावर होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि टावर बेस्ड या फिर सिम बेस्ड, वो भी सैटेलाइट के थ्रू आता है, लेकिन मैं सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूं। एग्जांपल स्पेस एक्स, एग्जांपल वन वेब, एग्जांपल वन वेब। एयरटेल और वन वेब मिलके क्या कर रहे हैं? मिल काम कर रहे हैं। और जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम, ये सब, ये मेरे इसका एग्जांपल है। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला है? इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि प्राइवेट प्लेयर्स कैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज, कि जितने भी मेरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कौन से, कल को मतलब जियो तो है ही, कल को वोडाफोन चाहिए, वोडाफोन आइडिया चाहे, वो क्या कर सकता है? बोल हो सकता है। कल को आपकी मर्जी है, प्रवेश प्रवेश का एग्जांपल दिया था, टक्कर देना चाहता है, प्रवेश भी क्या कर सकता है? स्पेस बेस्ड, कि अब तो छोड़ो यार, मतलब अंबानी छोटी मोटी चीज है, एलोन मस्क पे टारगेट करते हैं, ठीक है। सिम बेच रहा था, अभी क्या बेचूंगा? अभी मैं देखूंगा प्रथम नाम से, प्रथम वाईफाई, उसमें आगे मेरा प्रवेश का भी स्टार्ट होता है, PR प्रवेश प्रथम, ठीक है। तो उस नाम से मैं बेचूंगा। वो क्या बेच रहा है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, मेरा क्या होगा? प्रथम नाम से, पॉसिबिलिटी। तो स्पेस बेस्ड, तो प्राइवेट प्लेयर्स कोई भी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर आर लायबल फॉर फाइनेंशियल डैमेज इन आउटर स्पेस। अब इसको लगा कि भाई टक्कर तो दे नहीं सकते एलोन मस्क को, क्या करते हैं, 2-4 सैटेलाइट उड़ा देते हैं एलोन मस्क की, 2-4 दिन उसका बंद रहेगा काम, कंफर्टेबल हो, तुम्हें तो बुरा नहीं लगेगा। कभी तुम भी दिन करके जैसे बुरा मान जाओ कि सर मेरा नाम क्यों ले दिया, इधर देखो, दिन करके तरफ देख रहे हो, नहीं तो अब क्या हो जाएगा? अब प्रवेश होते, मतलब ऐसा होता नहीं है, बाय मिस्टेक क्या हो गया कि सैटेलाइट अपना पाथ डिविएट कर गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई है, सिग्नल लॉस कर गई, पाथ में अल्टरेशन आ गया, देन दो सैटेलाइट आपस में क्या होगी? टकरा, ठीक है। अब इलोन मस्क ये, या फिर ऐसा हो कि एलोन मस्क की सैटेलाइट आके टकरा जाए, या फिर क्या है, सोलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सोलर स्टॉर्म्स, सूरज की विकिरणें आती हैं, उनसे क्या होता है, उनसे कई बार क्या होता है, सैटेलाइट्स वो हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, अपना पाथ डिविएट कर देते हैं, सिग्नल में डिसरप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं हम उसकी बात करें जब हम सोलर स्टार्स क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि उस वजह से दिक्कत आ जाती है, उस वजह से सैटेलाइट होगी और आके टकरा गई, ठीक है। अब एलोन मस्क की सैटेलाइट आके प्रथम की सैटेलाइट या फिर प्रवेश की सैटेलाइट पे टकरा गई है, ये गया वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने बोला कि एलोन मस्क ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहां है? इंडिया के अंदर। एलोन मस्क तो इंडिया का है नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह देगा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया में कोई भी काम कर रहा है तो क्या है, अगर आउटर स्पेस में कोई डैमेज हो गया तो कौन लायबल होगा? प्राइवेट कंपनी जिम्मेवार होंगी, जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है। यानी अगर अगर क्या है, अगर प्रवेश की कंपनी ने डैमेज करा है तो प्रवेश उस चीज का जिम्मेवार होगा, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सेट कर देगी कि आप आउटर स्पेस में जाके ऐसे अनवांटेड तरीके से या फिर रेकलेसली काम नहीं कर सकते हो, आपकी जिम्मेवारी, अगर आपने डैमेज किया तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला पॉइंट, प्राइवेट प्लेयर्स कैन प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस। सेकंड पॉइंट, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर लायबल फॉर द डैमेज इन द आउटर स्पेस। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनी कम्युनिकेशन सर्विस विद इन द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम स्पेस कैन बी कैरिड आउट ओनली बाय द ऑथोराइज्ड स्पेस एसेट, कि अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी को काम करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा? उसको चाहिएगा ऑथोराइज स्पेस एसेट। और ये ऑथोराइज स्पेस एसेट को भी हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एज ए सर्टिफिकेट। किसका? लाइसेंस, कि आपको स्पेस कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपने डील किया, आपने साइन किया, टर्म्स एंड कंडीशन की है,
जो आप पहली बार अप्लाई करोगे, आप ऐसा तो है नहीं कि मेरी मर्जी है मैंने ऐसे ही रॉकेट लॉन्च कर दिया, मुझे कहीं ना कहीं गो थ्रू जाना पड़ेगा, इन स्पेस के थ्रू जाना पड़ेगा। इसरो के बिना मैं कैसे कर लूंगा काम? अब मैं इसरो, पहले मुझे अगर लॉन्च करना होता अपनी सैटेलाइट तो मैं इसरो के पास जाता, उनको बोलता कि मुझे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करनी है, वो कहते हैं गवर्नमेंट की परमिशन है, आपने कोई जगह अलॉट कराई है? मैंने कहा हाँ कराई है, गवर्नमेंट से परमिशन थी, तो गवर्नमेंट से परमिशन है तो सब अलग कॉन्ट्रैक्ट है। आज के टाइम में मैं क्या, आज के टाइम में डायरेक्ट इसरो के पास नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा? इन स्पेस के पास जाऊंगा, क्योंकि इन स्पेस ग्लोबल मार्केट, वो डोमेस्टिक मार्केट पे काम कर रहा है, इन स्पेस पे जाऊंगा, जैसे से करना इन स्पेस कह देगा ठीक है आप सारी ये फॉर्म है, ये रूल रेगुलेशन है, आप इस को फॉलो करो, जितना आपको गवर्नमेंट पैसा मांग रही है, जितना आपसे गवर्नमेंट वो बिड का जो क्या है रजिस्ट्रेशन फी है, डॉक्यूमेंटेशन का है, या फिर जो एक्स्ट्रा स्पेस में आपको एक्स्ट्रा जो इंडियन स्पेस है, इंडिया के ऊपर जो स्पेस कह रहे हैं जहां पर सैटेलाइट स्पेस होगी, उसका भी तो रेट है, वो आप उतना बॉन्ड पेपर में या फिर उतनी फीस जमा करा दो, जो भी फी है, उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, वहां पे रूल रेगुलेशंस होंगे, उन रूल रेगुलेशंस में एक पॉइंट ये भी होगा कि आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशंस जो है रूल्स 2020 वाले, वो क्या करने पड़ेंगे आपको, मानने पड़ेंगे। और उनमें से एक ये है कि अगर आपने डैमेज कर देती है, पढ़ते हो ना बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, उन टर्म एंड कंडीशन में होगा बताएं। जो भी डोमेस्टिक लेवल पे है, हम्म हम्म अब यही तो बात है ना, इसरो के नहीं करेंगे तो इसरो किसके पास जाएगा, सॉरी इन स्पेस किसके पास जाएगा, इन स्पेस जाएगा उसके पास में, किसके पास में, एसीएल के पास जाएगा, या फिर किसके पास जाएगा, एनएसआईएल के पास जाएगा, कि ग्लोबल लेवल पे आप चीजें कर रहे हो तो आप हैंडल करो, तो उनसे बात करेंगे, उनको 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 इंटीमेट करेंगे कि भाई आपकी सैटेलाइट ने ये डैमेज कर दिया है, क्या करना है। राइट, इसने अपना आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, आईडी कार्ड से मेरा नाम सबके बन गए, ठीक है, बस पास के लिए अप्लाई किया था, बस वो बस पास लिख ले लो, और जिन्होंने नहीं किया जल्दी अप्लाई कर दो वरना फिर बाद में नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? साइंस टैक्स समझ लेते तो छोटी बात। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ हम क्या, तो उसमें रूल रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, तो आप टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और ये तो नॉर्मल टर्म कंडीशन यहाँ की भी है ना, यहाँ पा रहे हो, यहाँ पे भी आपसे बॉन्ड भरवाया गया, वो सब चीजें करवाई गई है छोटी चीज के लिए, वो तो आप स्पेस में जा रहे हो तो बहुत रूल रेगुलेशन। बस पास की लिमिट 150 किलोमीटर है, लड़का लड़की कोई भी बनवा सकता है, पहले लड़कियों के लिए लिमिट होती थी, ठीक है, कि सिर्फ लड़कियों का बस पास बनेगा। पिछले साल से हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम कर दिया कि इक्वालिटी, ठीक है, बहुत हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग रो रहे थे, क्योंकि हम लोग कंडक्टर से बीड़ी मांग के पी रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने बोला कि यार हमारा भी कुछ करो, कंडक्टर से बीड़ी मांग के पीनी पड़ रही हो, तुम हमसे फीस वो मांग रहे हो किराया, तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो हो रहा है तो हो रहा है, तो वो करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस अगर करनी है तो क्या होगा, स्पेस एसेट ऑथोराइजेशन चाहिएगा आपको, और स्पेस एसेट ऑथोराइजेशन क्या है, एक तरह की सर्टिफिकेट, एक तरह का लाइसेंस है, ठीक है। 3 पॉइंट, और टाइम से आया करो, अरे बाइक बस से आने वाले की अलग बात है, बाइक से आने वालों की हद कर दी तुमने भी। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 4, ओनली इंडियन एंटिटीज आर एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग स्पेस एसेट ऑथोराइजेशन। बोले तो सिर्फ भारतीय कंपनियां क्या कर सकती हैं उस लाइसेंस के लिए, इलिजिबल हैं, यानी योग्य हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2022 बाहर की कंपनीज को क्या करती है, बैन, मना करती है। पहला उन्होंने 3 पॉइंट में क्या बोला कि सिर्फ वही कंपनीज काम करेंगी जिनके पास क्या होगा, स्पेस एसेट ऑथराइजेशन या फिर लाइसेंस, और लाइसेंस किसको मिलेगा, सिर्फ भारत की कंपनियों को। तो स्पेस एक्स क्या नहीं कर सकती है, इंडिया में काम नहीं कर सकते, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ड्राफ्ट मत करो, ड्राफ्ट एक रूप स्वरूप होता है, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन 20 पॉलिसी 2020। लेकिन सर अब तो स्पेस एक्स आ गया है, पहले नहीं था, अभी 1 साल 6 महीने पहले आया है, तो क्या
तो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया कि अगर पहले क्या था, पहले स्पेस एक्स बिल्कुल भी क्या नहीं था, इलिजिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उस भूरे बाल वाले ने कुछ बोला, ठीक है, फिर इन लोग वहां पे ईडी नहीं भेज सकते थे वहां तक भूरे बाल वालों के पास, क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है, बाकी जगह पे तो ईडी भेज देते हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है। और वो भूरे बाल वालों के साथ में वो स्पेस एक्स वाला खासम खास दोस्त है, बात अलग थी, भले उनकी थोड़ा सा आपस में खटपट हो गई थी, उसने एक दूसरे को पागल बोल दिया था, ठीक है, उसने उसको कुत्ता बोल दिया था, उसने उसको पागल बोल दिया, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। अच्छे दोस्तों के बीच में ये होता है, ठीक है, अच्छे दोस्त ही तो है। हमारे यहाँ पे इंडिया में दोस्ती का बेस ही है, जितना ज्यादा कमीनापन उतना ज्यादा अच्छी दोस्ती, वही है। फीलिंग हर जगह ऐसी है, तुम सोच रहे हो कि यूएस के लोग अलग है, नहीं, फीलिंग एक जैसी, ठीक है, हर लोगों में एक फीलिंग एक जैसी, चाहे आप इंडिया से हो चाहे आप यूएस से हो, हाँ मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने यहां पे आकर उन्होंने कहा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे टेस्ला ले आएंगे, टेस्ला उसकी एक कंपनी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, तो उन्होंने कहा हम टेस्ला भी ले आएंगे, हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे कहता इन्वेस्टमेंट क्यों करनी, अरे ठीक है वो दूसरी वाली वो भी कर देंगे, समझ गए कौन सी वाली, वो भी कर देंगे, कहता ठीक है फिर ले आओ, आपका रूल कौन सा, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन 2020 पॉलिसी, मेरे कौन से लोग पैन की चाहिए ना, रूल है चेंज कर देंगे, हमने बनाया था हम ही चेंज कर देंगे, एंड देन दिस रूल हैज बीन चेंज्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस allowed by the government of India. Private entities can also participate in the process of obtaining space asset authorization. लिख लो ये पॉइंट नहीं मिलेगा, ये वाले तो मैं भेज दूंगा कि ऑन स्पेशल ग्राउंड्स, हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूंगा, लिख रहे हो तो लिख लो, हिंदी मीडियम वालों को मैं दोबारा बता दूं, ऑन स्पेशल ग्राउंड्स the private entity, the foreign entities can also participate in the process of obtaining space asset authorization, in the process of obtaining space asset authorization, obtaining space asset authorization, हिंदी में वालों कुछ ग्राउंड्स क्या बोलेंगे, कुछ नियमों के साथ, कुछ नियमों के अंतर्गत विदेशी कंपनियां अंतरिक्ष आधारित संचार के ऑथराइज को क्या बोलेंगे, तो इसका हिंदी देख लेना, ऑथोराइज स्पेस एसेट, तुम सीधा लिखो स्पेस कम्युनिकेशन, क्या लिख लिया है, संचार के वो स्टार्टिंग लिखा ना, अंतरिक्ष आधारित संचार के कुछ नियमों के अंतर्गत विदेशी कंपनियां अंतरिक्ष आधारित संचार के लाइसेंस के लिए योग्य हो सकती हैं, इसके लिए उन्हें भारत सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इस बाई लॉ की वजह से क्या हो गया है, अभी स्पेस एक्स इंडिया में क्या कर सकती है, अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया, ऐसा नहीं है 5-7 मिनट ज्यादा पढ़ लो।